नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो देखो आज 14 नवंबर हिंदी दिवस की सभी छात्रों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा पाठ देखने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। तो एक खासियत है इस पाठ में। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगह अपहरण हो जाता है, लेकिन यहाँ अपहरण इस पाठ में एक डॉक्टर का अपहरण हुआ और वो अपहरण किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, यह हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी देगी। तो देखो ये जो डॉक्टर है, ये जो पाठ लिखने वाले खुद ही डॉक्टर है, उन्होंने इस पाठ के बारे में जानकारी लिखी और जानकारी लिखते समय उन्होंने यह कहा कि वह खुद का अनुभव इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते। तो देखो इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, और ये जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन हरिकृष्ण देवसरे का हम अभी देखेंगे अल्प सा परिचय। देखो इनका जन्म हुआ 9 मार्च 1938 में। और दूसरी खास बात यह है आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के ही दिन उनकी क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो देखो उनकी मौत हो चुकी है 14 नवंबर 2013 में। जैसे आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हिंदी दिवस मनाते समय मानो 14 नवंबर को ही उनकी क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। और इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उनकी मौत हुई है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। तो थे क्यों कहा कि जिसकी मौत हो चुकी है उसे हम थे कहते थे, एक भूतकाल में बात। और उसी तरह डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी जो बाल साहित्य, इन बाल साहित्यकार थे और उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेष कर दी, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। देखो जो बच्चा है, समझो एकाधी कथा हम देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनते समय आगे क्या होगा, इसी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली उनकी कहानी। और कहानी कैसी, बाल कथा, छोटे बच्चे को पसंद आने वाली, छोटे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाने वाली उनकी कहानियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां है खेल बच्चों का। देखो छोटे छोटे बच्चों के खेल छोटे बच्चों के अलग अलग तरह होते हैं। आओ चंदा के देश चले। देखो छोटे बच्चों को सबसे प्यारा चंदा रहता है और ये जो चांद है सभी छोटे बच्चों का क्या होता है, रिश्तों में मामा होता है। और इसीलिए उन्होंने छोटे बच्चों के बारे में भी अलग अलग प्रकार की कहानियां लिखी। मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। यह था उनका अल्प सा परिचय। लेकिन प्रस्तुत ये जो गद्य है, इस प्रस्तुत गद्य में हमें वो क्या संदेश देना चाहते हैं, खुद व्यक्ति का अपहरण किस तरह से हुआ, अपहरण करने वाले लोग कौन थे, वजह क्या थी अपहरण करने की, जैसे हम पाठ देख लेंगे उसी समय हमारे यह समझ में आ जाएगा। देखो एक विज्ञान कथा है। आज कहते हैं हम विज्ञान, आज का जो युग है विज्ञान युग है, ऐसा भी हम कहते हैं। और इसी पर निर्भरित ये जो विज्ञान कथा, देखो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। हर एक इंसान है, उनके जीवन में जो रोचक घटना घटित होती है और वो जैसी घटी वही घटना लोगों के सामने पेश की जाती है, उसको हम कहानी कहते हैं। और डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। यहाँ पर भी एक डॉक्टर का अपहरण हुआ और यह भी एक विज्ञान कथा है। विज्ञान की वजह से उनका अपहरण हुआ। लेकिन अपहरण करने वाले लोग के थे, कौन से थे, ये जो धरती है आपा, ये जो पृथ्वी, इस ग्रह पर के लोग नहीं थे। ये जैसे हम पाठ पढ़ लेंगे उसी तरह हमारे यह समझ में आ जाएगा। और प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, देखो यहाँ पर एक प्रस्तुत पाठ में यह भी बताने की कोशिश की कि आज जिधर देखे उधर प्रदूषण फैला हुआ और यह प्रदूषण फैलने की वजह भी है कि बढ़ती हुई आबादी। और जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, उन आबादी का पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के जो उद्योग धंधे भी उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इन उद्योग धंधे की वजह से कितना प्रदूषण फैल रहा है, ये इसके बारे में हम कभी सोच रहे नहीं।
इन जो छोटे मोटे उद्योग धंधे, बढ़ते हुए उद्योग धंधे, इसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा, और इस सभी का परिणाम किस पर होते चला जा रहा है? इस मानव जीवन पर होते जा रहा है, इंसानों पर परिणाम होते जा रहा है। और यही बात इस पाठ में भी बताने की कोशिश की है। आगे का मशीनों की बढ़ती संख्या, इंसानों के बजाय आज जगह जगह मशीनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक मशीन हजारों लोगों का काम करती है। पहले जो मजदूर है, हजारों मजदूर एक जगह काम करते थे, उन हजारों मजदूरों की जगह एक मशीनों ने ली है। लेकिन उन मशीनों से निकलने वाला धुआं, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। लेकिन और इसी वजह से लोगों बेकारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगार बनते चले जा रहे हैं, लोगों को अनाज तक नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी बात बताई, फैलते प्रदूषण, जगह जगह प्रदूषण फैले। उन फैक्ट्रियों में से निकला हुआ गंदा पानी, जो जहरीला पानी है, किसी नाले या किसी नदी में छोड़ दिया जाता है, और वही नदी बहते बहते किसी तालाब तक पहुंचती है, और वही तालाब का पानी हम लोगों को पीने के लिए। और इसी वजह से, और इंसान है, देखो इंसानों को सबसे ज्यादा अगर बीमारियां बढ़ती है तो है पानी की वजह से। दूसरी बात, आज निकलने वाला कारखानों में से धुआं इंसानों के फेफड़े में चला जा रहा है, और इसी वजह से लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती चली जा रही है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण है तो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी छोटे कुल मिलाकर जो राज्य है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रदूषण पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में से ही उसमें से वो जो शहर, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का शहर है कोलकाता। इस कोलकाता में सबसे ज्यादा प्रदूषण, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े महानगर है, इन महानगरों में से सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कहाँ है तो है कोलकाता। और दूसरी बात बताइए, बढ़ती बीमारियां, मैं पहले कहा था इन प्रदूषणों की वजह से क्या होते जा रहा है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। उसमें एक प्रकार की नहीं, अनेक अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया गया है। और देखो ये जलवायु अथवा जल प्रदूषण है, इस जल प्रदूषण के बारे में हमें क्या किया, एक प्रभावित करने की कोशिश की है। जल प्रदूषण से हमें बचना चाहिए, उससे हमें क्या करना चाहिए, पानी किस तरह से शुद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, एक ही प्रदूषण नहीं, अलग अलग जो प्रदूषण है, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं रहो, आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज रहो, उन फैक्ट्रियों की आवाज रहो, इससे लोग क्या होते जा रहे, गूंगे बनते जा रहे। इतना ही नहीं, यह जो धुआं अपने फेफड़ों में चला जा रहा है। और इसी तरह इस जो पाठ है, इस पाठ में ही एक डॉक्टर का अपहरण क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, यह हमें यहाँ देख लेना। तो देखो यहाँ पर कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। तो क्या देखा तेरे कुछ महीने पहले। देखो ये पाठ लिखने वाले भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे है। और यह हरिकृष्ण देवसरे भी जिस डॉक्टर का अपहरण हुआ उस डॉक्टर के बारे में एक लिख रहे हैं। और यह सत्य घटना है, ये विज्ञान कथा है। अब यहाँ पर तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि कौन से डॉक्टर का अपहरण हुआ था। जिस डॉक्टर का अपहरण हुआ था उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भटनागर। और यहाँ पर हरिकृष्ण देवसरे हमें यह बताना चाहते हैं, कुछ महीने पहले तुमने एक अखबार में समाचार पढ़ा होगा कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ भी पता न चला। लेकिन देखो यहाँ इनका अपहरण तो हो चुका, सॉरी अपहरण तो नहीं कहेंगे अभी हम, सिर्फ लापता हो चुके। उनके बारे में खोजबीन भी की गई, लेकिन कहीं वो डॉक्टर भटनागर मिल चुके क्या, नहीं है। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनकी घर की कॉल बेल बज उठी। देखो अभी डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा यही है कि जन सेवा करना, लोगों की सेवा करना। फिर वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, 24 घंटों लोगों की क्या रहते रहे, सेवा में रहते। कुछ डॉक्टर, सभी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेंगे, कुछ लोग डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर एक धंधा है। कुछ डॉक्टर वो बात हमें यहाँ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा। और इन अपने आदत के मुताबिक वो जो देखो एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे उनके डोर की बेल बज गई और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाकर बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है।
आदत के मुताबिक। और पहले कहा था कि बेचारा सेवा करना अपना एक विषय ही महत्व देता है, और इसीलिए वो आदत की तरह उठ गए, आदत के बारे में उठ गए, और उठने के बाद दरवाजा खोलने के लिए मानो दौड़े, और उसी समय उनकी पत्नी जाग गई थी। लेकिन उनकी पत्नी को पता था कि यह हर दिन की ही है, यह हर दिन का ही है। और जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। देखो कैसी बात कैसी है, सेवा किस तरह की है। उनके अस्पताल का मानो कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, बहुत सीरियस हो जाता था, तो उस अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो भी वह भी आकर उन्हें जगह देता। अस्पताल की बात बताइए, मानो किसी के घर जाना है तो भी वह डॉक्टर को जगह कर ले जाते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते। देखो कितनी रात भी अगर उन्हें जगह दिया, उड़ा दिया, तो वह कभी बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भटनागर की एक आदत थी कि मरीजों की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसा ही वो मानने वाले थे, इसीलिए उन्हें कभी भी किसी ने आवाज दे दी तो कभी किसी का बुरा मानते थे क्या? नहीं, बल्कि सहर्ष चले जाते, बल्कि एक आनंदित होकर चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। देखो पैसा भी देना चाहिए, सेवा कोई मुफ्त में तो नहीं कर सकता। कोई उन्हें फीस दे अथवा न दे इसके बारे में उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाई का बैग उठाकर चले गए। देखो उसी रात भी उठे हो और हाथ में एक हाथ में दवाई की जो बैग है वो बैग ही लेकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखो आमतौर से यह होता था, मानो उन्हें कोई उठाकर लेकर चला गया क्यों ना हो, वो 1-2 घंटे में लौट आते थे। मानो 1-2 घंटे में नहीं लौट आए, सुबह तो पक्का लौट आते। क्यों? क्योंकि उन्हें अस्पताल जाने में कभी उन्होंने लेट नहीं किया था, कभी देर नहीं की थी। उन्हें अस्पताल समय पर जाने की क्या थी? आदत थी। इसीलिए वो कहीं भी चले गए तो तुरंत क्या करते थे? वापस आ जाते थे। किंतु उस दिन जब सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित थी। सच बात। यहाँ पर एक बात बता दी गई है, सुबह देर हो चुकी फिर भी भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। वास्तव है कोई भी चिंतित हो गया। जो व्यक्ति अगर बाहर चला गया 1-2 घंटे में लौट कर आता था, पूरी रात भी चली गई, सुबह हो गई, देर भी हो चुकी, फिर भी नहीं आ रहे, तो उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो उठी। पहले सोचा कि शायद मरीजों की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई। देखो एक डॉक्टर है और डॉक्टर ने भी यही सोची, मानो कोई मरीज है, उस मरीज की हालत थोड़ी खराब होगी इसीलिए वहीं पर रुके होंगे। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, यह भी हो सकता है घर आने के बजाय सीधा अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। देखो पत्नी की यह सोचती थी कि वो घर चले गए होंगे, अथवा किसी के घर से सीधा अस्पताल चले गए होंगे, अथवा कोई मरीज बहुत सीरियस होगा इसलिए वहीं पर रुके होंगे। लेकिन यह हुआ कि डॉक्टर भटनागर अस्पताल में रुके नहीं है, घर पर भी नहीं आ चुके। जब उन्हें मरीज खुद पूछने के लिए आने लगे तो श्रीमती भटनागर और भी क्या हो गई? परेशान हो गई, उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। देखो फिर उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी ने अलग अलग मित्रों को फोन किया, डॉक्टर के मित्रों से बात की, लेकिन उनकी कोई जानकारी मिली क्या? कुछ भी न मिला। कुछ देर के लिए वो यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव में गए हो और किसी कारण जल्दी वापस न आ पाए हो। देखो पत्नी कुछ देर के लिए यह सोच रही कि मानो शायद वो किसी दूसरे गांव में चले और दूसरे गांव से आने के लिए देर हो गई होगी,
इसीलिए वो जल्दी घर नहीं आए हो, ऐसा भी वो सोचते थे। अब उसके मन में बुरे विचार थे क्या? बिल्कुल नहीं। और उसकी जो सोच थी एक सकारात्मक सोच थी। हमने पहले से देखा कोई मरीज सीरियस होगा ऐसा सोच रही थी। दूसरी बात यह है कि सीधा घर आने के बजाय अस्पताल में गए होंगे, लेकिन अस्पताल के लोग ही उन्हें पूछने के लिए आने लगे, तब ऐसा सोच रही थी कि मानो किसी दूसरे गांव चले गए होंगे। लेकिन आगे देखो क्या होता है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। तब शाम हो गई, फिर भी भटनागर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को क्या किया? फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया। देखो एक सीधा साधा इंसान है, लोगों की सेवा करने वाला इंसान, और ऐसे इंसानों का गायब होना यह पुलिस को चिंतित करने वाली बात है। पुलिस भी हैरान हो गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। देखो अभी भटनागर को ढूंढने के लिए चारों ओर संदेश भेज दिए गए। जो वायरलेस है, वायरलेस से चारों ओर संदेश भेज दिए। आज जैसे हम देखते हैं भ्रमणध्वनि है अथवा मोबाइल है, इन मोबाइल से एक दूसरे को संदेश भेजते, उसी तरह ये जो पुलिस स्टेशन है उनका जो वायरलेस होता है, जो संदेश भेजने का साधन है, इससे संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली के तरह शहर भर में फैल गया। देखो इतना तेजी से डॉक्टर भटनागर गायब हो गए, और ये डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। बिजली की किक बहुत तेज गति से आती है, उसी तरह पूरी तेज गति से ये जो समाचार पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही शुक्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। देखो पुलिस कहते कोई सबूत है क्या वहां पर, वहां कोई निशानी दिखाई दे रही क्या, कहां से चले गए? और उनकी पत्नी सिर्फ इतना ही कहती थी कि वो अपने कार से नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। देखो वो कह रही है उन्हें लेने के लिए कोई छोटी गाड़ी नहीं थी, उन्हें लेने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी आई थी जिसके जो पहिए हैं अथवा जो उसके जो चक्के हैं ऐसा समझेंगे, उसके निशान उन्होंने सवेरे घर के आंगन अथवा रोड के बाजू में जो जगह होती फुटपाथ कहते हैं उसको, उस फुटपाथ पर उन्होंने देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए थे। देखो यह उससे निश्चित था डॉक्टर साहब छोटी गाड़ी में नहीं चले, कि किसी ट्रक या बस के जो चक्के होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसमें ही चले गए। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। देखो आसपास पड़ोस में किसी को पूछताछ की कि किसी ने गाड़ी देख ली क्या, अब डॉक्टर भटनागर जाते समय किसी ने देखा है क्या, लेकिन चारों ओर उत्तर एक ही मिला, नहीं। फिर भी पुलिस ने वायरलेस यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो अभी पुलिस का अनुमान लगाना एक सही था। देखो कहां चले गए कुछ पता नहीं, मानो किसी बाहर अथवा किसी कहीं पर एक्सीडेंट अथवा दुर्घटना घटी है, उसमें कोई जान पहचान वाला व्यक्ति अगर किसी को पहचान सकता है तो यह भी बता दे। ऐसा चारों और पुलिस वाले ने वायरलेस भेज दिए गए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ थी कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। देखो कई दिन बीत गए, दिन पर दिन आया दिन चला जाता था, आया दिन चला जाता था। और यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन भी नहीं था, कोई शत्रु भी नहीं था। अगर कोई दुश्मन या शत्रु होता तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी शंका करना भी क्या है, गलत है। पुलिस अब केवल दो ही सूत्र पर विचार कर रही थी कि एक की कुछ गुंडे ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। देखो पुलिस वाले आगे अनुमान लग रहे थे, मानो उनको किसी गुंडों ने छुपा लिया हो। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, किसी गुंडे किसी का अपहरण करते हैं और उस अपहरण करने वाले घर पर फोन कर बता देते कि तुम्हारा इंसान हमारे पास है, अगर तुम्हें उसकी सही सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लाकर दे दो, तभी हम इन्हें छोड़ देंगे। ऐसा ही पुलिस लोग सोच रहे थे कि भटनागर को किसी ने छुपाया होगा, किसी गुंडों ने, और वो गुंडे
जो है भटनागर की पत्नी इनके से बड़ी रकम की वस्तु मांग रहे होंगे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल ने किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। देखो पुलिस एक ही पर ये नहीं थी, पुलिस वाले अलग अलग सोचे। मानो किसी का डाकू का दल है टुकड़ी, कोई डाकू का दल उनका इलाज कराने के लिए लेकर चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अथवा कोई गुंडे उन्हें एक उठाकर रकम की मांग करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा पुलिस अनुमान कर रही थी, अंदाज लगा रही थी। तो देखो आगे और क्या होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए। देखो दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और यह जो इन डॉक्टर भटनागर के अपहरण होने से, आपका गायब होने से सिर्फ पुलिस ही हैरान नहीं थी, पुलिस वाले तो हैरान थे, परेशान थे, उन्हें कैसे ढूंढ लिया जाए। लेकिन उस शहर के सभी लोग भी भयभीत हो चुके थे। आज डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ, न जाने कल क्या होगा, कल और किसी लोगों का अपहरण हो सकता है। इसीलिए सभी लोग भी क्या हो रहे थे, डर गए थे, भयभीत हो चुके थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय के वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा के दिया गया। देखो अब लोगों को ऐसा लग रहा था, लोग डरते थे, इसीलिए इनका समाचार सिर्फ एक बार ही छपा और एक बार छपने के बाद लोग भयभीत न हो, लोग डर न जाए, इसीलिए उसको बाद में छपा दिया क्या नहीं। वो जो भी था, भय का वातावरण न हो, डर सभी के मन से निकल जाए, इसीलिए उसको दबा दिया गया। ऐसा यहाँ पर जो लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, ये डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे बता रहे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। सच बात है, मानो किसी एक समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति अचानक लापता होता है और उस व्यक्ति की पत्नी निराश तो होना निश्चित है। और उसी तरह डॉक्टर भटनागर अथवा श्रीमती भटनागर भी निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। देखो किसी का इंतजार कर रहे हैं, बेचारी पागल सी हो गई थी अपने पति की गुम जाने के बाद। बेचारे हर दिन सुबह उठती, दरवाजे में आकर बाहर जाती, क्या इधर से आ गए होंगे, उधर से आ गए होंगे, एक पागलों की तरह हर दिन उनका क्या करती थी, इंतजार करती थी, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है, जैसे वो भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है, वो इंतजार कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर किसी फिर वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। देखो अभी यहाँ घटना किस तरह की है, डॉक्टर भटनागर का अपहरण किसने किया, अब यहाँ से आगे हमें पता चलेगा। जिस दिन डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ था और अपहरण जिस दिन हुआ था, श्रीमती भटनागर ने जिन गाड़ियों के पहिए देखे थे, उसी तरह कई महीने बीतने के बाद, कई दिन नहीं कह रहा हूं मैं, कई महीने बीतने के बाद उसी तरह उस गाड़ी के पहियों के निशान श्रीमती भटनागर को नजर आए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहां थे? जब जाते समय जिस गाड़ी के पहियों के निशान देखे थे उस दिन चले गए थे, और जब कई महीनों बाद उसी गाड़ी के पहियों के निशान देखने के लिए थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर भटनागर आ गए, लेकिन कहां है? प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं, कहां है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और ये खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल, पुलिस की एक टुकड़ी उनके घर आ चुकी। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। देखो उन पुलिस वालों ने गाड़ियों के निशान देखे, लेकिन उन निशान देखकर
गाड़ी कौन सी है, किस गाड़ी में आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाना, अंदाज लगाना गलत था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी। देखो हाँ, एक सबूत मिल गया। सबूत क्या था? एक सीडी थी। सीडी तो पता है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली और वो जो सीडी थी वो सीडी एक लिफाफे में एक पैकेट में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। देखो, जो सीडी थी, जो लिफाफा था, उस लिफाफे पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा हुआ था और उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। अभी सभी लोग परेशान थे, इनका अपहरण हुआ है, लेकिन कहां चले गए, कैसे चले गए? मानो वहां पर एक सीडी मिल गई और उस सीडी पर श्रीमती भटनागर का नाम था। सभी लोग उस सीडी की आवाज सुनने के लिए क्या हो गए? बेचैन हो चुके और उस सीडी को सुनने की तुरंत व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ यानी अचंभित हो गए, स्तब्ध रह गए। देखो, सीडी सुनते ही सभी लोग अचंभित क्यों हो गए पता नहीं हमें आगे, लेकिन उस सीडी में मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, उस सीडी में कौन बात कर रहा था? डॉक्टर भटनागर खुद बात कर रहे थे। इसीलिए सभी लोग हतप्रभ स्तब्ध हो गए, एक ही जगह पर चुपचाप खड़े हो गए। और देखो, उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। वो जो सीडी थी, उस सीडी में कौन बोल रहे थे? डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। और ये भटनागर कहां से बोल रहे थे, किस तरह से बोल रहे थे, उनका अपहरण किसने किया था, क्यों किया था, यह हम अगले वीडियो, अगले क्लास में हम जरूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।